हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आज आप सॉल्व करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में जिन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये आज के इस वीडियो के 10 क्वेश्चन के संग्रह में से पहले क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं वो सब आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम आप सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। अब ध्यान देने की बात है कि इकाई के स्थान पर संख्या कौन सी हो सकती है, ये अगर हमें क्लियर होता तो कौन सी नहीं हो सकती है ये भी क्लियर हो जाता। तो हम पहले देख लें कि जब हम वर्ग करते हैं तो संख्याएं क्या क्या निकल कर आती हैं। तो मान लेते हैं हम अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो होगा 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आएगा, फिर 6 आएगा। और इस प्रकार से अब देखेंगे 5 का वर्ग करते हैं तो होता है 25, इसका मतलब इकाई का अंक 5, और 6 का वर्ग करते हैं तो 6 छंग 36, फिर इकाई का अंक 6, और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 होता है 49, मीन्स 9 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो होता है 8 64, मीन्स 4 का अंक, और 9 का वर्ग करके देखते हैं तो आता है 81 का अंक 1। तो आप जरा देखिए कि जब वर्ग अगर किए जाएंगे तो उसमें जो इकाई के स्थान पर होगा इन्हीं में तो होगा 1 से लेकर 9 तक, और 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या होगी। 1 से 9 तक का कोई भी अंक अगर होगा संख्या में इकाई के स्थान पर और वर्ग उसका होगा तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। हमें प्राप्त होगा, देखिए 1 प्राप्त होगा, 4 होगा, और 9 होगा, 6 होगा, 5 हो जाएगा, और फिर से 6 ही मिल रहा है, फिर 9 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, और फिर 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 4 5 6 और 9 इतनी संख्याएं हमें इकाई के स्थान पर मिलेंगी। तो कौन सी नहीं होगी, इसके अतिरिक्त जो बचेंगे नहीं वाले कौन कौन होंगे। नहीं वाले हो जाएंगे 2 3 और 7 8 और 9 तो इसमें शामिल ही है। तो 2 3 7 व 8 ऐसे अंक हैं जो क्या होंगे, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते। मतलब 2 3 7 और 8 ये अंक नहीं आएंगे। कब नहीं आएंगे, यदि किसी पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो उसके इस इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते हैं। तो कौन कौन से नहीं हो सकते, 2 3 7 8, 2 3 7 8 हमारे ऑप्शन में देखें इनमें से क्या दिया है। पहला है 0 1, फिर 2, फिर 5, तो इनमें से क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है। नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो आप ध्यान दें कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब वो कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उनके बीच में जो परिमेय संख्याओं की संख्या होगी वो अनंत होगी, कोई सीमा ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और ये परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहां तो 7 और 13 दे दिया गया है भ्रम के लिए। तो इस तरह से आप इसको याद रखें, चाहे 7 और 13 दिया हो चाहे कुछ भी ना दिया हो,
या कोई दूसरा दिया हो अंक, तो भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। किन्हीं दो देखिए जैसे यहाँ 7 13 दिया गया है, तो 7 13 के बीच में पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ 8 15 पूछ लें या 2 8 पूछ लें या कुछ भी ना रहे, ऐसे ही लिखा हो कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होंगी? तो अनंत होंगी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, तो एक बक्से का मूल्य 518 है। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य क्या होगा? तो पहले कुल कितने बक्से लगेंगे? जब एक बक्से में 98 पुस्तकें होंगी, तो लकड़ी के बक्से में पुस्तकें जो कुल रखी जानी है वो है 10,290। तो 10,290 पुस्तकों को रखने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? यदि एक बक्से में 98 आते हैं, तो 98 से इसको हम भाग दे दें। क्या करें? 98 से हम इसको भाग दे दें, तो इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि कितने बक्से में ये 10,290 पुस्तकें आ जाएंगी। फिर एक बक्से का मूल्य जो है 518 है, तो जितने आएंगे उनको हम 518 से गुणा कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बक्से का कुल कितना मूल्य लगेगा, इतने पुस्तकों के लिए कितने बक्से और बक्सों का मूल्य कितना लगेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम डिवाइड करके 98 से इसको भाग देते हैं, तो आएगा 105। 105 का मतलब यह हुआ कि 105 बक्सों की आवश्यकता हुई। अब 105, एक बक्से का मूल्य कितना है? 518 रुपए। तो 105 बक्सों का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 105 गुणा 518। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है 54,390। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होता है। 54,390 रुपए की जरूरत पड़ेगी कितनी पुस्तकों को बक्सों में रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि आप याद रखें T1/T2 इक्वल टू क्या? जो समय दिया है, समय समय का मतलब जो वर्ष में दिया है। अच्छा नहीं, वर्ष के लिए समय के लिए तो T1 और T2 हो गया। अब गुना के लिए मीन्स N1 -1 कर देंगे और जो दूसरा गुना दिया होगा उसमें भी -1 कर देंगे। हम इसको चाहे तो हम ओरल ही लगा सकते हैं। मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है। पहले समय 8 दिया है तो T1 की जगह पर 8 और कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना, तो 2 ऋण 1। और उसके बाद देखेंगे दूसरा हमें समय नहीं दिया है, पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय ही हमसे पूछ रहा है, इसलिए हम उस समय को नहीं रख सकते। अब हम क्या रखेंगे? उसकी जगह पर जो लिखा है T2 मीन्स वही ज्ञात करना है, और N2 मीन्स जितना गुना दोबारा होना हो। कितना गुना होना है? 4 गुना, तो 4 ऋण 1। अब देखिए जरा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, 3 से 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और T2 से 1 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा T2। मतलब जो दूसरा समय लगेगा 4 गुना होने में वो लगेगा 24 वर्ष। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको आपको ये लिख कर करने की भी जरूरत ना पड़ती अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता, और अगर नहीं याद है तो आप क्या करें, इस फॉर्मूले को आप जो है नोट कर लें और याद कर लें। बहुत बढ़िया है फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 हो जाती है तो राशि है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो हमें पुट अप किया गया है उसमें है
यदि कोई राशि, अब कोई राशि मीन्स आपको राशि के बारे में जानकारी नहीं है कि वो राशि कितनी है। अब जब आपको जानकारी नहीं है तो आप उस राशि को कुछ भी मान लेंगे। तो आप क्या है ये, आप मानकर चले कि ये राशि जो है आप x मान सकते हैं या p मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं जो आप चाहें। तो आप देखें वो जो इसमें नहीं दिया है या जिस राशि को हमें मानना है वो क्या होगा, मूलधन होगा, मूलधन। और मूलधन हम मान लेते हैं, चाहे p ही मान ले। अब चलिए देखते हैं, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। अब ध्यान ये दें कि 6 वर्षों में अगर 2600 हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है मिश्र धन। मिश्र धन क्यों है, 6 वर्ष में इतना हो जा रही है, मतलब पहले कुछ थी और ब्याज लगकर इतना हो जा रहा है। तो ब्याज धन मूलधन बराबर ये मिश्र धन है। तो अगर हमें मिश्र धन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम मिश्र धन के लिए अब पहले हम क्या करें, देखिए मिश्र धन, और मिश्र धन तो हमारे पास दिया ही है, हमें मूलधन नहीं पता है वो हमने मान लिया। अब अगर मिश्र धन ऋण मूलधन करें तो क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। क्या होगा, मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर होता है ब्याज। और ब्याज के लिए साधारण ब्याज में क्या फॉर्मूला है, पी आर टी अपॉन 100। जरा देखें कि पी आर टी, चलिए मिश्र धन पहले फिर से यहीं से सॉल्व करते हैं। मिश्र धन हमारे पास है 2600, मूलधन है पी और ब्याज कितना है वो उसके लिए ये फार्मूला दिया है हमें, पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है, उसी को हमें निकालना है। और आर कितना है वो 5 है, 5%, और टी समय जो है वो 6 वर्ष का है और बटा 100। इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे। अब जरा ध्यान दें, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए जरा, चाहे 5 से इसको भाग दे दें तो हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 20, और चाहे इसको 2 या 6 और 2 दहम 20। तो इस प्रकार से हमें 3 × 3/10 मिला। अब इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोनों में पूरे में तो हो जाएगा 2, ये 26,000 हो जाएगा, 2600 है, 10 से गुणा हो गया, ऋण 10p हो जाएगा और इक्वल टू 3p। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है हम उसको क्या करते हैं, इक्वल के एक तरफ अलग रखते हैं। तो अब क्या करें, इस 10p को इधर ले आए, दूसरी ओर पक्षांतर करें, मीन्स दाहिनी ओर राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, ये 10p हो जाएगा प्लस में, और वहां प्लस में पहले से ही 3p और है तो उसको भी लिख देंगे। तो यहां बचेगा क्या, 26,000, और 10p में से 10p और 3p दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 13p। अब जरा ध्यान दें, 13p बराबर 26,000, तो p बराबर क्या होगा, 13 से दोनों ओर चाहे भाग दें चाहे आप ऐसा करें, p की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 13 जो है इसके नीचे आ जाएगा, और 13 दूना 26 और 3 0 मीन्स 2000। p इक्वल टू आ गया 2000, इसका मतलब p क्या था, 2000 था, मीन्स मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 2000। देखिए आपको सॉल्व करके बताने के लिए थोड़ा सा ज्यादा हमें इतना लिखना पड़ा है, अन्यथा आपको अगर फार्मूला याद है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप 2600 माइनस p कर लें इक्वल टू, आप इसी तरह से एक लाइन में लिखेंगे और एक लाइन में लिखकर काट पीट के 10 से उधर गुणा करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने ये सॉल्व करके आपको इसलिए इस तरह से बता दिया कि कहीं से भी आपको कोई कठिनाई ना हो, अगर किसी को मैथ कम आती है तो उससे परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये ऑप्शन जरा चूज करना था, हम ऑप्शन चूज अभी नहीं किए। देख रहे हैं हमारा आंसर आ रहा है 2000, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है
और रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, मतलब 3 लीटर उसमें से कम हो गया। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है? तो पहले तो आप ध्यान दें कि कितना पेट्रोल बचा है, कितना लीटर में। पहले उसे लीटर में देखें कि कितना बचा है। कुल कितना था? 20 लीटर था और 3 लीटर माइनस हो गया तो कितना बचा? 17 लीटर। अब इसी 17 लीटर को आप क्या करें? प्रतिशत, अच्छा आपको बताना क्या, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। तो 17 लीटर रह गया है और इसको प्रतिशत में आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? 17 लीटर पेट्रोल बचा है और कितने में से? जो पहले था 20 लीटर। तो आप इसी तरह से इसको लिखेंगे 17/20 और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। 20 × 20, 20 × 100 और 17 5 में गुणा करेंगे, 17 × 5 = 85। आप देख रहे हैं कि 85% पेट्रोल जो है वो अभी टिन के बर्तन में बचा है या रह गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में इसको देखकर घबराहट हो जाएगी कि कैसे इसको सॉल्व करें, लेकिन है कुछ नहीं। आप देख रहे हैं 21 की घात 17 धन 19 की घात 17 तथा 21 की घात 27 धन 19 की घात 27 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए हमें a + b, ये फॉर्मूला हमें याद करना होगा। a + b का गुणनखंड तथा a + b का गुणनखंड, बस यही आपको ध्यान देना है। अब ध्यान देना है कि हम इसी को सॉल्व कर लें। a की जगह पर क्या रख देंगे? 21 धन 19 b की जगह पर, और इधर भी क्या है? 21 धन 19, तो ऐसे ही रख देंगे इसको भी, और इनका गुणनखंड। तो हम देखें 21 और 19 कितना हो जाएगा? 21 9 30 10 40, और ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 का गुणनखंड और 40 के गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ। तो 40 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 40 20 10 और 8 5, आगे और भी आएगा, लेकिन हम देख लें कि क्या इनमें से ऑप्शन हमें मिल रहा है। चूंकि दोनों पार्ट जो है क्या है? 40 है, तो दोनों का उभयनिष्ठ, दोनों में वही होगा फैक्टर, और यही होगा 40 20 10 8, इसी प्रकार से। और हम ध्यान दें अब कि हमें ज्ञात क्या करना है? दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ मीन्स जो दोनों में मिल रहा हो। अब ध्यान ये दें कि ऑप्शन में हमारे क्या दिया गया है? 15 20 25 और 30 दिया है। इनमें से मिल कौन सा रहा है? तो 40 तो नहीं मिल रहा है पहला जो है। इसके बाद दूसरा वाला जो 20 है वो दोनों में है, और 40 भी दोनों में था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो हम उसको नहीं टिक कर सकते। जब है ही नहीं है तो कहां से टिक करेंगे? तो जो ऑप्शन में मिल रहा हो, 20 मिल रहा है तो 20 को हम टिक कर देंगे। अगर 20 भी ना मिलता तो हम आगे चेक करते, 10 को, फिर 8 को, फिर 5 को, इस तरह से चेक कर लेते। जो मिलता हम उसको टिक कर देते कि यही जो है दोनों का उभयनिष्ठ है। तो a + b और a + b का गुणनखंड इस प्रकार से आप इसको करके कर लेंगे, बहुत आसान है। ये मूल्यवानी हो जाएगा 21 और 19 = 40, 40 का खंड और 40 का खंड। तो बस आप देख रहे हैं बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। देखिए मुर्गियां और बकरियां हैं, और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछता है कि मुर्गियां हैं और भैंस हैं, या मुर्गियां और गाय हैं, या मुर्गियां और बकरियां हैं, या कुत्ते और मुर्गियां हैं। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा हमें ध्यान क्या देना है। एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, सबके सिरों का योग 77 है तथा पैरों का योग 248 है। अब ध्यान ये दें कि चाहे मुर्गी हो, चाहे गाय हो, या बकरी हो, या भैंस हो, या कुत्ते हो, कुछ भी हो, तो सिर तो सबके एक ही होते हैं ना। तो आपको यह ध्यान देना है कि सबके सिर एक ही होते हैं, पैर में अंतर होता है। अब ध्यान यह देंगे कि एक खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। तो कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां हैं ये आपको नहीं पता है, लेकिन सबके सिरों का योग जरूर आपको पता है। क्या पता है? सबके सिरों का योग क्या है? 77 है। तो आप ध्यान ये देंगे कि अगर आप जो है
मुर्गी मान लेते हैं x और बकरियां मान लेते हैं y, तो भी आप इससे सॉल्व कर लेंगे। और चलिए आप इसी तरह से सॉल्व कर लें। अगर मुर्गियों की संख्या आप x मान लें और बकरियों की संख्या आप y मान लें, तो दोनों का योग मीन्स जितनी मुर्गियां हैं और जितने बकरियां हैं, दोनों के सिरों का योग कितना है? 77। तो सबके एक ही एक सिर होंगे ना, तो इसका मतलब ये सही है, जितने मुर्गी उतने ही बकरी और उतने ही सिर, तो दोनों को जोड़कर जितने होंगे वो 77 के बराबर होंगे। तथा पैरों का योग, अब देखिए समस्या पैदा हुई। पैर जो है मुर्गियों के कितने होते हैं? 2 और बकरियों के 4 होते हैं। इसका आपको ध्यान देना है। तो यहां ध्यान ये देना है कि मुर्गियों के 2 मीन्स 2x। अब पैरों की हम बात कर रहे हैं, ये तो सिर की बात थी और ये पैरों की बात है। तो पैरों के लिए क्या करेंगे? पैरों के लिए मुर्गियों के जितनी मुर्गी होंगी, x मुर्गियां हैं तो सबके 2-2 पैर, तो 2 से x में गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा। और y बकरियां हैं तो सबके 4-4 पैर, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं दोनों के पैरों का योग, तो होता है 248, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इन्हीं दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले समीकरण में अंतर क्या है? उसमें x के साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है और इसमें y के साथ भी कुछ नहीं है, लेकिन जबकि नीचे दोनों में है। हमें देखिए जरा आंसर किसका निकालना है। हमें निकालना है खेत में मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो हम मुर्गी को ना टच करें, मतलब जिसका हमें निकालना है उसको ना टच करके हम देखें दूसरे को। किसको? बकरियों को। तो बकरी वाले y वाले हुए। अब ध्यान देना है कि बकरी में एक में तो 4 गुणा y है, दूसरे में कुछ नहीं है तो 1 गुणा y है। अगर हम 4 से गुणा कर दें तो हमारा काम आसान हो जाए। तो जो करेंगे वो पूरे समीकरण में हमें करना होगा। इसका मतलब 4 से x में गुणा और 4 से y में गुणा और 4 से इसमें भी गुणा हमें करना पड़ेगा। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 और 2 इस से 308 हो जाएगा। ये 4 पाई हो गया और 4 वाई हो गया और ये भी 4 वाई है। और अब हम क्या करें? घटा देते हैं। घटाने पर क्या बदल जाएगा? इस प्रकार घटाने पर जब बदल जाएगा तो 4 वाई होगा, 4 वाई से 4 वाई घट जाएगा, तो वाई वाला काम खत्म, घट गया, कुछ नहीं बचा। एक्स वाले में अब जरा देखिए, ये यहां आएगा 4 वाई हो जाएगा और 4 वाई में से 2 वाई जब 4x हो जाएगा, 4x में से 2x जब घटा देंगे तो बचेगा और 2x बराबर 8 ऋण, ये धन का है देखिए और ये ऋण का है, ये साइन चेंज हुआ है, 248। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगा और 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6। इसका मतलब फिर बचा 2 में से 2 घटाएंगे 0, 60 आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी? 60/2 और इसका मतलब 30 आ गया x की वैल्यू। x हमने क्या माना था? x हमने माना था मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या कितनी हमने मानी? x। तो ये हो गए 30, अर्थात 30 मुर्गियां हैं। और हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है हमसे कि खेत में मुर्गियों की संख्या नहीं है। तो खेत में मुर्गियों की संख्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है 3 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? यदि प्रत्येक ईंट का आकार भी हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब हमें ध्यान ये देना है कि दीवार का जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है वो मीटर में दिया गया है, जबकि ईंट का जो हमें माप दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। और अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले अब सोचें कि हम कैसे इसको हल करेंगे। तो दीवार बनाने में जो ईंट लगेंगी उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन एक ईंट का आयतन।
ईंट का आयतन, और आयतन बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 0.4 या 0.4 मीटर बटा एक ईंट का। तो एक ईंट का जो हमें दिया गया है, देखिए जरा यहां सेंटीमीटर में सब दिया गया है, इसको मीटर में बनाने के लिए हम 100 से इसको भाग देंगे। तो देखिए 100 से भाग देने का मतलब 0.2 अंक के पहले लगेगा, ये इतना मीटर हो गया। इसी प्रकार से 0.2 अंक के पहले इतना मीटर ये भी हो गया। इसमें भी नहीं है एक अंक और पहले, तो एक जीरो लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, अब तो 0.08 मीटर ये हो जाएगा। तो ये जो सेंटीमीटर में थे सब मीटर में बदल गए। अब आप क्या करेंगे, अब इसकी हम वैल्यू को नीचे रख दें, तो अब सेंटीमीटर के बजाय ये मीटर, और कितना कितना हो गया 30 गुणा 0.1 गुणा 0.08 प्रकार से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे, अब दशमलव इसका हटाएं। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दें, और गुणा दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हमें एक अंक मिल गया, एक जीरो हमने बढ़ा दिया, गुणा 0.4 है, दशमलव के बाद यहां 2 अंक है वहां एक अंक है तो एक अंक तो दोनों में खिसक गया, और उसके बाद एक अंक के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब इस प्रकार से हो जाएगा 30 गुणा 15 गुणा 8, समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें, ये 0 से 0 और 3 हम 30, और 15 से इसको करें तो 15 दहम 150, और 8 से इसको करें 8 पंजे 40। जरा ध्यान दें, 10 गुणा 10 बराबर 100 और 100 गुणा 5 बराबर 500। 500 ईंटें लगेंगी। टोटल कितनी ईंटें लगेंगी, 500 ईंटें लगेंगी इस दीवार को बनाने में। तो आपका ऑप्शन देखिए जरा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके बराबर है। देखिए त्रिकोणमिति में आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तब आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। तो साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए प्लस साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, हो गया साइन ए प्लस बी के लिए। अब आगे देखें, प्लस हमने कर दिया, साइन ए माइनस बी मीन्स साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन। अब देखिए कॉज ए साइन बी माइनस में है, कॉज ए साइन बी प्लस में है, घट गया तो बचा क्या, साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी मीन्स दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 साइन ए कॉज बी, और 2 साइन ए कॉज बी हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप देखेंगे यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने जो आपको ये सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन, ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है और ट्रिक ध्यान है कि कैसे ये सॉल्व किया जा रहा है तो फिर आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, और अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको काफी समय लग जाता है। और मैथ जो है वो याद करने वाली चीज नहीं है, आप इसको बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप बार बार अभ्यास करने की सोचें, वीडियो देखें और एक बार बिना समझ में आए दोबारा देखें। इसके अतिरिक्त आप बुक से सॉल्व करें, और जहां कोई परेशानी हो उसे आप वीडियो से यदि संबंधित क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं, और कोई अन्य क्वेश्चन है तो आप उसको भी चाहें तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।